स्वागत है आप सभी लोगों का फिर से विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल में। मैं विजय सिंह और फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत की पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही थी और हम चर्चा कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट के बारे में। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए, क्या वो शपथ लेता है, जब क्या क्या बोलता है, ठीक है, कौन कौन से प्रक्रिया हमने बनाई उसको हटाने के लिए। ठीक है, तो इन सभी के बारे में मैंने जो है आपको डिटेल से डिस्कशन किया था। ठीक है, और आज जो हम चर्चा करेंगे ना वो हम करेंगे अस्थायी न्यायाधीश से। ठीक है, तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास ही के नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर आपको क्लिक करना है ताकि मेरी सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए क्या कह रहे हैं, ये कह रहा है जब भी कोरम पूरा करने में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम रही हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश किसी उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी काल के लिए सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है। मित्रों ये कहना चाह रहा है कि मान लो कि जितनी संख्या हमें जो है सुप्रीम कोर्ट में चाहिए थी किनकी, जजों की, ठीक है, और उतनी संख्या हमारे पास जजों की नहीं है, तो भारत का जो चीफ जस्टिस है ना वो क्या करेगा, वो फिर क्या करेगा कि जो हाई कोर्ट का जो न्यायाधीश है ना उसको जो है कुछ समय के लिए सुप्रीम कोर्ट में जो है उसको जज बना देगा, यानी अस्थायी काल के लिए, यानी कुछ समय के लिए वह सुप्रीम कोर्ट का तदर्थ न्यायाधीश यानी अस्थायी न्यायाधीश उसको बना देगा। और वह ऐसा जो काम करेगा ना वो राष्ट्रपति की सहमति के बाद ही करेगा, यानी कि राष्ट्रपति उसको मंजूरी देगा। आगे कह रहा है वह संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से और राष्ट्रपति की पूर्ण मंजूरी की बात करता है। मित्रों भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई को अगर किसी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट का अस्थायी न्यायाधीश बनाना है तो उसको पहले जो क्या करना होगा, एक तो जिस भी हाई कोर्ट के न्यायाधीश को वो बनाना चाह रहा है सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, तो उस हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उससे जो उसको अनुमति लेनी पड़ेगी यानी परामर्श, और राष्ट्रपति से उसको जो है मंजूरी लेनी पड़ेगी, यानी दो व्यक्तियों से उसको जो है परामर्श और मंजूरी लेनी पड़ेगी। फिर इस पद पर नियुक्त व्यक्ति के पास सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अर्हताएं जो है होनी चाहिए। यानी मित्रों ऐसा नहीं होगा कि कोई भी व्यक्ति बन जाएगा सुप्रीम कोर्ट का जज, उसको जो है हम तभी बना सकते हैं जब उसके पास जो सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए योग्यताएं होनी चाहिए, यानी उसके पास जो क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बताई थी, क्या कहा, एक तो भारत का नागरिक हो और जो है हाई कोर्ट का जज जो है वो रह रहा हो, यानी 5 साल तक उसको हाई कोर्ट का जज रहना चाहिए, 10 साल तक का वो वकील होना चाहिए। ठीक है, और भी बातें यानी कि जो सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए राष्ट्रपति की जो है मत में। तो ये सभी जो मैंने आपको बताई थी ना, ये मैंने योग्यताएं बताई थी, तो ये योग्यताएं अगर उसके पास होगी ना तो जो सीजेआई है, ठीक है, तो वो उसकी नियुक्ति कर देंगे सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में। ठीक है, फिर तदर्थ न्यायाधीश के पद पर नियुक्त होने वाले व्यक्ति को अन्य दायित्वों की तुलना में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के दायित्व को ज़्यादा बढ़ता देनी होगी और इस दौरान उसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की न्याय निर्णय शक्तियों और विशेषाधिकार प्राप्त होंगे। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि जिसको हमने सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया उसके पास जो है अब यानी वो जो भी काम करेगा ना तो ज़्यादा काम उसको जो सुप्रीम कोर्ट का करना होगा। ठीक है, और उसको जो भी शक्तियाँ और जो भी विशेषाधिकार हम देंगे तो वो हम सुप्रीम कोर्ट के देंगे। ठीक है, और मित्रों जब भी हम जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश की चर्चा करेंगे ना तो उसके लिए मैं एक शब्द यूज करूंगा आगे से सीजेआई। ठीक है, तो आप समझ जाना कि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बात यहाँ की जा रही है। ठीक है, तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की भी हम बात करते हैं, यानी कोई मान लो सेवानिवृत्त न्यायाधीश है और उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में अगर हमें काम करवाना है कुछ समय के लिए तो उसके लिए हम क्या प्रावधान करते हैं। तो देखिए क्या कह रहा है, किसी भी समय भारत का मुख्य न्यायाधीश यानी किसी भी समय भारत का चीफ सीजेआई सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश से अल्पकाल के लिए सुप्रीम कोर्ट में काम करने का अनुरोध कर सकता है। यानी मित्रों भारत का जो सीजेआई है वो क्या कहेगा कि कोई भी मान लो हाई कोर्ट का जो है रिटायर्ड जज है या सुप्रीम कोर्ट का ही जज है तो उससे जो कुछ समय के लिए वो काम करवा सकता है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन वो ऐसा कैसे करेगा काम, वो जो है राष्ट्रपति से उसको पहले सहमति लेनी होगी। यानी कह रहा है ऐसा संबंधित व्यक्ति और राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही किया जा सकता है। यानी मित्रों उसको जो है उसको जज बनाने के लिए यानी उसको जो है रिटायर्ड जज से काम करवाने के लिए उसको राष्ट्रपति से पहले सहमति लेनी होगी और जिसको वो रिटायर्ड जज यानी जो रिटायर्ड जज है उससे भी उसको जो है यानी सहमति लेनी होगी। फिर ऐसा न्यायाधीश राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित भत्तों का उपयोग करने योग्य होता है। यानी मित्रों राष्ट्रपति जो निर्धारित भत्ते करेगा वो भत्ते हम उसको देंगे। फिर क्या कह रहा है, वह सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की तरह न्याय निर्णय, ठीक है, शक्तियों तथा विशेषाधिकारों का अधिकारी होगा। यानी मित्रों जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को हम भत्ते या जो भी हम उसको शक्तियां दे रहे थे वही शक्तियां हम उस रिटायर्ड जज को भी देंगे जो हमने उसको बनाया है सुप्रीम कोर्ट का जज। ठीक है, कुछ समय के लिए हमने उसको सुप्रीम कोर्ट का जज बनाया। तो आगे हम जो चर्चा करें तो क्या कह रहा है, अब हम सुप्रीम कोर्ट के स्थान की बात करेंगे, यानी सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहाँ कहाँ हम जो है बता सकते हैं, यानी हम जो है कौन सा स्थान सुप्रीम कोर्ट का रख सकते हैं। तो क्या कह रहा है,
संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का स्थान दिल्ली घोषित किया, यानी संविधान ने सुप्रीम कोर्ट का स्थान क्या कहाँ बताया था, दिल्ली में, कि दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट होगा। लेकिन जो सीजेआई है उसको ये अधिकार हमने दिया कि सुप्रीम कोर्ट का स्थान वह कहीं भी और कहीं भी जो है नियुक्त कर सकता है, लेकिन ऐसा निर्णय राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति से लेगा। यानी मित्रों, हमने तो संविधान ने तो ये बताया कि भैया हमारा जो सुप्रीम कोर्ट होगा ना वो दिल्ली में होगा, लेकिन हमने जो सीजेआई को ये भी अधिकार दिया कि भैया जो सीजेआई आप जो है ना, अगर आप चाहें कि नहीं दिल्ली के अलावा आप जो है कहीं और राज्य में अगर आप सुप्रीम कोर्ट को रखना चाहें तो आप जो है किसी अन्य राज्य में भी रख सकते हैं, लेकिन आपको जो है पहले राष्ट्रपति से अनुमति लेनी होगी। अगर राष्ट्रपति ने अनुमति दे दी तो आप रख सकते हो किसी अन्य राज्य में, और नहीं दी तो आप जो है किसी अन्य राज्य में सुप्रीम कोर्ट का स्थान नहीं रख सकते। फिर यह व्यवस्था वैकल्पिक है, न कि अनिवार्य है। यानी मित्रों, एक आपने विकल्प दिया है, अनिवार्य नहीं है कि उसको जो है अन्य स्थान जो है यानी अन्य जगह पर सुप्रीम कोर्ट को बनाना ही होगा। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि न्यायालय की प्रक्रिया की यहाँ बात की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद न्यायालय की प्रक्रिया और संचालन हेतु नियम बनाता है। यानी मित्रों, सुप्रीम कोर्ट क्या करता है कि राष्ट्रपति की मंजूरी अगर मिल जाए उसको, तो न्यायालय में जो भी काम कैसे होगा या संचालन जो कैसे होगा उसकी प्रक्रिया या नियम जो भी बनाएंगे तो वो फिर नियम में प्रक्रिया बना सकता है। संवैधानिक मामलों और संदर्भों को राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 143 के तहत बनाया जाता है। मित्रों, जो राष्ट्रपति यानी आगे चर्चा भी की जाएगी सलाहकारी क्षेत्राधिकार में, मैं आपसे चर्चा करूंगा विस्तृत रूप से, लेकिन यहाँ पे 143 अनुच्छेद 143 की बात की जा रही है कि संवैधानिक मामले होते हैं ना, तो उन मामले में फिर राष्ट्रपति जो है उनसे जो है परामर्श लेता है, कहाँ से, सुप्रीम कोर्ट से। आगे हम इसकी विस्तृत रूप से चर्चा भी करेंगे, लेकिन आगे यहाँ बात की जाती है सुप्रीम कोर्ट की स्वतंत्रता की। यानी सुप्रीम कोर्ट को जो है कौन कौन सी हमने शक्तियाँ दे दी कि उस शक्तियों के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जो है एक स्वतंत्र रूप से यानी एक आज़ादी की पूर्वक जो है वो काम करेगा और उसको जो है किसी भी प्रकार का भय या डर नहीं होगा। कौन कौन से कह रहा है कि भारतीय लोकतांत्रिक और राज्य पद्धति में सुप्रीम कोर्ट को बहुत महत्वपूर्ण भूमिका प्रदान की गई है। यह संघीय न्यायालय, याचिका के लिए सर्वोच्च न्यायालय, नागरिकों के मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक है। यानी मित्रों, हमने सुप्रीम कोर्ट को बनाया है क्या, संविधान का अभिभावक और मूल अधिकारों का गारंटर। मैंने आपको जो मूल अधिकार पढ़ाए थे तब भी मैंने आपको बताया था क्या, अनुच्छेद 32 की मैंने विस्तृत रूप से और डिटेल से डिस्कशन किया था और बार बार मैंने बताया था और कई बार मैं जो है आज तक बता चुका हूं कि अनुच्छेद 32 के तहत आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, आपके मूल अधिकारों का हनन हो। अनुच्छेद 226 के तहत आप हाई कोर्ट जा सकते हो, आपके मूल अधिकारों का अगर हनन हो तो। ठीक है, कई बार मैंने आपको बताया था। और अनुच्छेद 32 की यहाँ बात की जा रही है कि हमने जो है मूल अधिकारों का गारंटर बनाया, यानी हमारे मूल अधिकार अगर हमारे मूल अधिकारों का हनन होगा तो हम जो है सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से जो है उसको जो है लागू करवाएंगे मूल अधिकार को। और मैंने आपको वो भी बताया था कि मूल अधिकारों को लागू करवाने के लिए जो रिटें जारी की जाती है, जो 5 रिटें मैंने आपको बताई थी, वो 5 रिटें जो है सुप्रीम कोर्ट जारी करेगा ही करेगा। यानी हाई कोर्ट भी जारी करता है, यानी अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जारी करता है, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है रिटें जारी करने से। मैंने आपको बताया था इस बात की, मैंने आपको जो है डिटेल से और ध्यानपूर्वक बताया था कि सुप्रीम कोर्ट को जारी करना ही होगा मूल अधिकार को लागू करने के लिए रिटें, लेकिन हाई कोर्ट मना कर सकता है, मैंने आपको बताया था। तो ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने जो है भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है उसको जो है मूल अधिकारों का गारंटर और संविधान का अभिभावक यानी संविधान की रक्षा करने वाला भी बनाया है। और मित्रों, जब मैंने शपथ की बात की थी तब भी मैंने आपको बताया था कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस होता है ना, जब वो शपथ लेता है तो वो बोलता है कि मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा। मैंने आपको बताया था ये बात। तो वो जो है संविधान की शपथ भी लेता है। ठीक है, तो कौन कौन सी उसको हमने शक्तियां दी कि उसके माध्यम से वो स्वतंत्रतापूर्वक काम करेगा। तो देखिए क्या कर रहा है कि नियुक्ति का तरीका, यानी हमने जो है उसकी नियुक्ति कैसे की जाती है और कॉलेजियम के माध्यम से हम उसकी नियुक्ति करते हैं। और जो संविधान संशोधन अधिनियम लेकर के आ रही थी 99वां संविधान संशोधन अधिनियम 2014, और जब सुप्रीम कोर्ट ने उसको जो है नलीफाई कर दिया यानी उसको जो है अनकॉन्स्टिट्यूशनल घोषित कर दिया था, तो उसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पे कह रहे हैं कि हमने जो है उसकी नियुक्ति का ऐसे प्रावधान किया है कि जो है वो स्वतंत्र रूप से काम करेगा। कैसे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति न्यायिक सदस्यों, ठीक है, न्यायिक सदस्यों की सलाह से करता है। यानी मित्रों, राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करता है और न्यायिक सदस्यों की बात यहाँ पे वही बात आ रही है कि कॉलेजियम में जो न्यायिक सदस्य हम रखते हैं, ठीक है, उन्हीं के माध्यम से जो है उन्हीं की सलाह से राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। यानी कॉलेजियम जो सिफारिश करता है कि हाँ इस व्यक्ति को, जो इस सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको आप जो है सीजेआई बना दीजिए, तो उसको सीजेआई बना दिया जाता है। पहली बात तो हमने ये स्वतंत्रता उसको दी कि उसकी नियुक्ति का हमने तरीका अलग बनाया। ठीक है, दूसरा कैसे, हमने कार्यकाल की उसको सुरक्षा दी। कैसे, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को कार्यकाल की सुरक्षा हमने दी। कैसे दी, संविधान में उल्लिखित प्रावधानों के जरिए सिर्फ राष्ट्रपति हटा सकता है उसको। इसका तात्पर्य है कि उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, लेकिन उनका कार्यकाल उनकी दया पर निर्भर नहीं है। यानी मित्रों,
जिस प्रकार से जो मंत्री होते हैं या जो राज्यपाल होते हैं, ठीक है, वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। मैंने आपको बताया था, इस बात की चर्चा मैंने की थी जब मैंने अनुच्छेद 74 पढ़ाया, यानी जब मैंने आपको केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में बताया, और जब प्रधानमंत्री का चैप्टर पढ़ाया उसमें भी मैंने आपको बताया था अनुच्छेद 75 के बारे में कि राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री की नियुक्ति जब करता है ना, तो वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, यानी राष्ट्रपति उसको जब चाहे हटा सकता है, लेकिन तब तक उसको बहुमत प्राप्त है, तब तक उसको नहीं हटा सकता। तो वही बात यहाँ पे आज फिर आ रही है कि हमने जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है उसको जो है कार्यकाल की सुरक्षा कैसे दी कि जो है केवल और केवल उसको राष्ट्रपति हटाएगा, और किस माध्यम से, उस महाभियोग की प्रक्रिया मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि लोकसभा में हम प्रस्ताव लेकर के आते हैं, राज्यसभा में, लोकसभा में लाते हैं तो 100 सदस्य और राज्यसभा में 50 सदस्य, फिर हम कमेटी गठित करते हैं, कमेटी जांच करती है, फिर सदन उसको जो है बहुमत से पारित करता है। तो उसी माध्यम से जो एक विशेष प्रक्रिया हमने बनाई उसको हटाने के लिए, यानी राष्ट्रपति जब चाहे उसको हटा नहीं सकता, ठीक है, और राष्ट्रपति के कार्यकाल यानी उसका जो कार्यकाल है ना उसकी दया पर निर्भर भी नहीं है, यानी केवल एक विशेष प्रक्रिया के माध्यम से हम उसको हटा सकते हैं। तो मित्रों, आसान से आसान शब्दों में मैं आपको समझाने का भरपूर प्रयत्न कर रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आपको जो है सभी चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। आगे हम बात करें कि तीसरी कौन सी हमने उसको शक्ति दी जिसके माध्यम से वो स्वतंत्र पूर्वक काम करेगा, ठीक है, किसी को उसका डर नहीं, यानी उसको किसी भी प्रकार का डर नहीं होगा। कैसे कि निश्चित सेवा शर्तें, यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, अवकाश, विशेषाधिकार जो है समय समय पर संसद निर्धारित करती है, यानी उसको जो भी भत्ते मिलेंगे या जितनी भी उनको छुट्टियां मिलेगी या जितना उनको वेतन मिलेगा वो सभी संसद निर्धारित करेगी। फिर संचय निधि से हम जो है उसको वेतन देते हैं। क्या कहता है? संचय निधि से व्यय, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और कार्यकालीन व्यय, वेतन और भत्ते, उन्हें प्रशासनिक अन्य प्रशासनिक खर्च संचय निधि पर भारित होते हैं। संसद के द्वारा इन पर मतदान नहीं किया जाता है। मित्रों, जब संचय निधि से भारित व्यय की बात आई संसद के टॉपिक में, तब भी मैंने आपको बताया था कि कुछ प्रशासनिक पदों की वहाँ बात की थी मैंने कि संचय निधि पर भारित व्यय कौन कौन से होते हैं। तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि जो यानी सुप्रीम कोर्ट का जज है, हाई कोर्ट का जज है, जो केग है, या फिर जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है, जो इनको हम वेतन देते हैं ना, वो भारत की संचित निधि पर पड़ता है, यानी उसका भार भारत की संचित निधि पर पड़ता है, जो कि हम संविधान के अनुच्छेद 266 के तहत गठित करते हैं। तो उसकी बात मैंने वहाँ भी चर्चा की थी, ठीक है। आगे हम बात करें तो क्या कह रहा है कि पांचवी जो है हमने उसको कैसे स्वतंत्रता दी, तो कह रहा है न्यायाधीशों के आचरण पर हम बहस नहीं कर सकते। यानी मित्रों, महाभियोग के अलावा संविधान में न्यायाधीशों के आचरण पर संसद में या राज्य विधानमंडल में बहस पर प्रतिबंध लगाया है। यानी मित्रों, न्यायाधीश कौन सा काम कर रहा है या कैसे काम कर रहा है, या न्यायपालिका कैसे काम कर रही है, ठीक है, जो न्यायाधीश है ना उसके काम पर हम बहस नहीं कर सकते केवल और केवल महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान, ठीक है। अन्य मामलों में हम उसके न्यायाधीश के कार्य पर बहस नहीं कर सकते। इसके अलावा सेवानिवृत्ति के बाद हमने जो वकालत पर रोक लगाई है, मित्रों क्या कह रहा है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को भारत में कहीं भी और किसी भी न्यायालय या प्राधिकरण में कार्य करने की स्वतंत्रता नहीं है। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया कि वह निर्णय देते समय भविष्य का ध्यान नहीं रखे। यानी मित्रों, सरल शब्दों में आप ऐसा समझना कि भारत का अगर कोई भी न्यायाधीश है ना, चाहे सुप्रीम कोर्ट का हो या हाई कोर्ट का, दोनों न्यायाधीश जो है अपने कार्य यानी अपनी जो नौकरी है, ठीक है, अपने जो न्यायाधीश का पद है उसकी नौकरी के बाद आप जो है भैया किसी भी न्यायालय में, किसी भी कोर्ट में जो है ना तो आप जो है वकीलाई कर सकते हो, यानी ना तो आप जो है कोई वकील का काम कर सकते हो, या ना ही आप जो है कोई भी मामला जो न्यायालय से संबंधित है वो आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने जो है ये सुनिश्चित किया है इसके माध्यम से कि जो है वो अपने कार्यकाल के दौरान, यानी अपनी जो सेवा है उस सेवा के दौरान वो है किसी भी प्रकार का अगर जस्टिस देगा ना, यानी किसी भी प्रकार का वो निर्णय देगा, तो वो जो है कि अगले यानी भविष्य को ध्यान में रख के निर्णय नहीं देगा, ठीक है, कि वो ऐसा सोचेगा कि मेरे पास तो भविष्य में कोई काम करने का विकल्प ही नहीं है, तो मैं जो है जितना भी मुझको निर्णय देना है या जितना भी मुझे सेवा वर्तमान में करनी है, ठीक है, तो वो मैं जो है एक स्वतंत्र पूर्वक और जो है एक मैं जो है सत्यनिष्ठा के साथ और ईमानदारी पूर्वक मैं जो है सेवा करूँ। इसके कारण जो है हमने उनके वकालत पर रोक लगाई है, ठीक है। फिर अपनी अवमानना पर दंड देने की शक्ति है। मित्रों, सुप्रीम कोर्ट की अगर मान लो आप अवमानना कर दो ना, तो आपको जो है सजा भी दे सकता है सुप्रीम कोर्ट। क्या करा है? सुप्रीम कोर्ट उस व्यक्ति को दंडित कर सकता है जो उसकी अवमानना करे, ठीक है। इसका तात्पर्य है इसके कार्यों और फैसलों की किसी इकाई के द्वारा आलोचना नहीं की जा सकती। यह शक्ति सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है कि वह अपने प्राधिकार, मर्यादा और प्रतिष्ठा को बनाए रखे। यानी मित्रों, अगर मान लो आप जो है सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर दो, यानी क्या किया, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई जो है दीवानी जो है आदेश दिया, ठीक है, और या दीवानी या फौजदारी कोई आदेश दिया, और अगर आपने उसकी जो है अवमानना कर दी, यानी आपने उसका उल्लंघन कर दिया, तो आपको जो है सुप्रीम कोर्ट जो है सज़ा दे सकता है। और मित्रों, एक मैं आपको आपको मैं मुद्दा बताऊं तो आपको पता होगा, यानी आपको पता नहीं होगा क्योंकि बहुत पुरानी बात है, 3-4 साल पुरानी बात है, कि जस्टिस कर्नन थे,
यानी एक न्यायाधीश थे कर्णन, और उन्होंने क्या किया था कि जो है न्यायालय की अवमानना कर दी थी। ठीक है, तो उसके कारण फिर जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उनको सजा दी गई थी। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। आगे हम बात करें अपना स्टाफ नियुक्त करने की स्वतंत्रता, यानी सुप्रीम कोर्ट में कौन से जो है स्टाफ होंगे, कौन कौन से उस स्टाफ में सदस्य होंगे, ये सभी उनको हमने स्वतंत्रता दी है नियुक्त करने की। क्या करा, भारत के मुख्य न्यायाधीश को बिना कार्यकारी के हस्तक्षेप के अधिकारी और कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार है। यानी अपना अधिकारी और अपने कर्मचारी, अपने जो न्यायाधीश है, अपने जो न्यायालय है उसमें जो है वो नियुक्त कर सकते हैं। फिर इसके न्याय क्षेत्र में कटौती नहीं कर सकती, यानी संसद को सुप्रीम कोर्ट के न्याय क्षेत्र और शक्तियों में कटौती का अधिकार नहीं है। संविधान में इसके न्याय क्षेत्र और विभिन्न कार्यों का उल्लेख है, हालांकि संसद इसमें वृद्धि कर सकती है। यानी मित्रों ये कहना चाह रहा है कि संसद ये चाहे कि हाँ मैं जो है सुप्रीम कोर्ट का जो न्याय क्षेत्र यानी जो एरिया है या जो कोई क्षेत्र है वहाँ तक जो सुप्रीम कोर्ट काम करती है, ठीक है, तो उसके मैं जो है काम में जो है कमी कर दूँ। यानी मान लो कि जो सुप्रीम कोर्ट को न्यायिक समीक्षा की शक्ति हमने दी, ठीक है, और अगर संसद ये चाहे कि मैं जो है संसद जो सुप्रीम कोर्ट को हमने न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी है, मैं इसकी जो है शक्ति को जो है समाप्त करना चाहती हूँ, तो भैया संसद जो होगी ना वो इस शक्ति को समाप्त नहीं कर सकती। ठीक है, क्योंकि हमने उसको ये अधिकार नहीं दिया समाप्त करने का। ठीक है, और अगर मान लो संसद ये चाहे ना, हाँ अगर उसके न्यायिक क्षेत्र में वृद्धि करना चाहिए, ठीक है, तो वो वृद्धि तो कर सकती है लेकिन कमी नहीं कर सकती। फिर आगे क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या में वृद्धि की थी। ठीक है, तो वृद्धि तो कर सकती है, लेकिन अगर ये संसद ये चाहती ना कि नहीं सुप्रीम कोर्ट की जज है 31 से मैं जो है 25 ही करना चाहती हूँ, तो वो नहीं कर सकती। 31 से 34 तो किया संसद ने, लेकिन 31 से जो 25 या और कम नहीं कर सकती। आप इस बात को समझ लीजिए। फिर कार्यपालिका से पृथक, यानी संविधान निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं के क्रियान्वयन के मसले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग करे। यानी मित्रों संविधान ने हमें यह निर्देश दिया, कहाँ पे, अनुच्छेद 50 में हमने बात की क्या कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखेगा राज्य। मैंने आपको बताया था राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की जब हमने बात की थी। ठीक है, तो उसके यानी उस चैप्टर में मैंने आपको बताया था विशेष रूप से कि राज्य का ये कर्तव्य होगा कि अनुच्छेद 50 में कि जो संघ की कार्यपालिका है उसको न्यायपालिका से पृथक करेगा। तो वही बात यहाँ पे वापस आ रही है क्या कि संविधान हमें निर्देश देता है कि राज्य लोक सेवाओं के क्रियान्वयन के मसले पर कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग रखेगा। ठीक है, तो ये मैंने आपको निर्देशक तत्वों के बारे में भी आज बताया। और मित्रों मैं आपसे फिर बता रहा हूँ कि सारे चैप्टर जितने भी मैंने आज तक आपको पढ़ाए हैं, लगभग जो है मैं आपको जो है लगभग जो है 21 से 22 चैप्टर करा चुका हूँ। तो ये सभी जितने भी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए हैं सारे मेरे जो यूट्यूब चैनल पर पढ़े हैं। ठीक है, और एक एक शब्द के बारे में मैंने जो है डिटेल से डिस्कशन किया है। ठीक है, आप विश्वास नहीं करोगे, आप जाकर के एक बार देखिए एक एक लेक्चर को, जो है आप जो इतनी आसानी से समझोगे चीज़ों के कि जो आप फिर यकीन मान जाओगे। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ आपको जो आप जाकर के एक बार लेक्चर फिर देख लीजिएगा। तो फ्रेंड्स आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप रखते हैं। अगले लेक्चर में हम जो है शुरू करेंगे सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों के बारे में और उसके क्षेत्र अधिकार के बारे में। ठीक है, तो उसमें हम चर्चा करेंगे ना, तो क्या करेंगे, मूल क्षेत्राधिकार है या सदा क्षेत्राधिकार है, यानी जो अनुच्छेद 143 के तहत जो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेता है। ठीक है, और अभिलेख का न्याय, यानी अगर मान लो आप अवमानना कर दो सुप्रीम कोर्ट की तो सजा आपको सुप्रीम कोर्ट दे सकती है, या सुप्रीम कोर्ट को जो हमने न्यायिक समीक्षा की शक्ति दी, और बार बार मैंने कई बार आपको जो है बताया है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू क्या होता है। तो इस सभी के बारे में हम जो है डिटेल से अगले जो है भाग में चर्चा करेंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और जो है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि जो सब्सक्राइब करने से मेरी जो सभी वीडियो को आपका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे अगले भाग में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।